कई दिनों से मैं एक वीडियो देख रहा था पटना के खान सर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत अपने दुश्मनों से घिर चुका है। मतलब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो उनके दुश्मन हो चुके हैं और उनकी बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन उनका जो कहने का तरीका था वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। वो ये बात है कि उनका कहना बिल्कुल सही है। भारत के पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो पाकिस्तान है जो हमारा हमेशा से दुश्मन है, उनसे तो कोई बात मैत्री तो हो नहीं सकती है। और अगर एक साइड देखें उत्तर में तो वहां पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, जहां पर चाइना जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, सीपीसी बना रहा है। नेपाल का भी जो झुकाव जो है चाइना की ही तरफ है। बांग्लादेश भारत और चाइना को बैलेंस करके चल रहा है। म्यांमार में सैनिक सत्ता आ गई है, आर्मी का शासन है, जुंटा का शासन है, उनका भी झुकाव चाइना की ही तरफ है। जो श्रीलंका है वह भी जो है अपने पोर्ट जो है चाइना को दे चुका है, सी पोर्ट, और भी कई तरीके से वहां पर डील चल रही है। वह भी धीरे धीरे भारत से खिसकता चला जा रहा है। मालदीव का अभी मैटर चल ही रहा है कि मालदीव किस तरह से चाइना के कर्ज के जाल में फंस चुका है और अब वो चाइना की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से भारत के एक एक करके सारे पड़ोसी देश केवल और केवल चाइना की ही तरफ क्यों जा रहे हैं? बात ये समझने वाली है ना। इसकी शुरुआत होती है 1988-89 में। अगर हम कंपैरिजन करें भारत और चाइना की तो इसकी स्टार्टिंग में करना चाहूंगा 1988-1989 से। 1989 से भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। और गठबंधन की राजनीति में क्या है, 10 सीट उनके पास है, 5 सीट उनके पास है, 50 सीट उनके पास है, 40 सीट उनके पास है। तो एक क्लियर नेतृत्व देश को नहीं मिल पाता है, न तो देश के अंदर न तो देश से बाहर। और वहीं पर चाइना ने 1988 में बीजिंग में टैंक लगा करके कई हजार कई सैकड़ों स्टूडेंट को उड़ा दिया, बम से टैंक लगा करके उड़ा दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वे सारे स्टूडेंट जो है देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए या उसमें चेंजिंग लाने का प्रयास कर रहे थे। 1988 तक चाइना में का जो प्रेसिडेंट होता था और जो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ होता था, वे दो अलग अलग व्यक्ति होते थे। लेकिन 1988 के बाद से ये दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास होता है। जो चाइना का प्रेसिडेंट होता है उसी के पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो है वह चीफ भी होता है। जैसे इसमें शी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति हैं, तो पार्टी में भी सबसे बड़े नेता वही हैं और देश के अंदर भी सबसे बड़े नेता वही हैं, मतलब वहां के राष्ट्रपति हैं। और भारत में 89 से तो गठबंधन की शुरुआत हो गई। वीपी सिंह आए, वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर जी आए, फिर पीवी नरसिम्हा राव आए, 5 साल तक सरकार चलाई मनमोहन सिंह जी के साथ वित्त मंत्री बना करके। भारत में एफडीआई शुरू हुआ, विदेशी कंपनियां आनी शुरू की। लेकिन जिस समय चाइना की सत्ता डिसीजन मेकिंग वाली बन रही थी, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, उस समय तो भारत में, इंडिया के अंदर मंडल और कमंडल की राजनीति चल रही थी। मंदिर का मुद्दा चल रहा था, राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, आरक्षण का मुद्दा चल रहा था। तो कहीं ना कहीं भारत की जो लीडरशिप जो कि 1988-89 तक बहुत अच्छी थी, गठबंधन की राजनीति की वजह से वो कमजोर हुई है। और फिर उसके बाद वाजपेयी जी आए, फिर देवगौड़ा जी, फिर HDI गुजराल जी, फिर वाजपेयी जी, तो इन्होंने 2004 तक सरकार चलाई। लेकिन ये सारी सरकारें जो चली ये गठबंधन की थी। कोई वाजपेयी जी कभी जयललिता को बनाते थे तो कभी ममता बनर्जी को बनाते थे। इस तरह से इनके 5 साल पूरे हुए। 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, फिर इन्होंने साल तो 2 कार्यकाल निकाले इन्होंने, लेकिन असली सत्ता तो मनमोहन सिंह जी के पास थी नहीं, वो तो यूपीए अध्यक्ष के पास थी। तो जो मंत्री जैसा चाहता था वैसा अपने रूल के मुताबिक, अपने फायदे के मुताबिक कानून बनाता गया, या फिर वैसा इन्वेस्टमेंट करता गया, या अपनी मिनिस्ट्री के प्रति वैसा काम करता गया। तो एक तरफ जहां पर चाइना ने की लीडरशिप मजबूत हुई, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, उसी तरह से भारत में लीडरशिप देश के अंदर और देश के बाहर कमजोर हुई गठबंधन की राजनीति की वजह से। अब अगर किसी परिवार का जो मुखिया है, अगर उसकी इज्जत और उसका रुतबा उसके घर के अंदर ही नहीं रहेगा तो गांव वाले कैसे उसको रिस्पेक्ट करेंगे, कैसे उसकी तरफ खड़े होंगे? तो इन्हीं 25 सालों का, 1989 से लेकर के 2014 तक जो 25 साल थे, इसमें जो गठबंधन की राजनीति हुई, उसी के माध्यम से जो है भारत के पड़ोसी देश, पाकिस्तान को तो आप छोड़ दीजिए, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, तिब्बत, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ये सारे देश जो है एक एक करके जो है ये चाइना की गोद में चले गए। चाइना का कंपैरिजन लोग
बहुत सारे टीवी चैनल पर भारत के साथ करते हैं। लेकिन चाइना कंपैरिजन करना चाहिए, नो डाउट, करना भी सही है। लेकिन चाइना आज की डेट में जो है सुपर पावर अमेरिका यानी कि यूएस को चुनौती दे रहा है। तो जब वो यूएस को चुनौती दे रहा है तो उसके जो पड़ोसी देश है या भारत जो पड़ोसी देश है वो भारत की तरफ आएंगे कि चाइना की तरफ जाएंगे? जाहिर सी बात है, जो मजबूत होता है लोग उसी के पीछे खड़े होते हैं। और भारत में तो क्लियर लीडरशिप 25 साल तक तो थी नहीं। जब तक क्लियर लीडरशिप थी, एक पार्टी की सरकार थी और जिसकी सरकार थी उसी का प्रधानमंत्री होता था और उसी के देश में चलती थी, तब तक हमारी लीडरशिप मजबूत थी। अब 2014 से स्थिति तो जरूर बदली है, लेकिन जो 25 सालों का जो गैप है ना, ये अभी उतना प्रभाव नहीं डाल पाई है। तो इन 10 सालों में स्थिति तो सुधर रही है, लेकिन 25 सालों का यह प्रभाव भारत के बहुत ही ज्यादा अहित में गया है। इसी वजह से हमें कहीं ना कहीं भारत की जनता को चाहिए कि हमारे यहाँ की सेंट्रल लीडरशिप को वह मजबूत बनाए।